Hello student, good morning. I now start principal theory of relativity आपेक्षता का सिद्धांत। पहला पॉइंट है प्रकृति के नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में एक समान रूप में होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनर्शियल फ्रेम क्या है। इनर्शियल फ्रेम वे फ्रेम होते हैं जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष गति करने वाले सभी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिया है, एस और एस डैश, ये दो फ्रेम है। ये दोनों फ्रेम क्या है, हमारे इनर्शियल फ्रेम है। फ्रेम एस डैश कांस्टेंट v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है। इन दोनों फ्रेम के लिए यानी s एंड s डैश के लिए प्रकृति के सभी नियम एक समान फॉर्म में होते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एक पार्टिकल है, पॉइंट P पर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का त्वरण सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए एक समान रहता है। चाहे फ्रेम S हो चाहे फ्रेम S डैश हो, उसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, दोनों फ्रेम के लिए यानी फ्रेम S और फ्रेम S डैश के लिए न्यूटन का द्वितीय नियम अपरिवर्तित रहता है, यानी कि एक समान रहता है, जिसको हम कहते हैं इनवेरिएंट। यानी कि F बराबर ma, F डैश बराबर m डैश a डैश, तो F बराबर F डैश। यानी कि दोनों इनर्शियल फ्रेम के लिए जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो एक समान रहता है या इनवेरिएंट रहता है, ये एक्सप्लेन किया गया। तो ये हमारे 1 2 3 पॉइंट्स थे। इन पॉइंट को हमने गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z एंड t डैश इज इक्वल टू t के द्वारा हमने एक्सप्लेन किया। हमने ये बताया कि गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार ये चीज एक्सप्लेन की गई और इन पॉइंट को हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया। न्यूटन के नियम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए सही हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि न्यूटन के नियम प्रकृति के लिए या पूर्ण प्रकृति के लिए एक्सप्लेन कर सकें। ये जरूरी नहीं है कि न्यूटन के नियम हर चीज को एक्सप्लेन कर दें, प्रकृति के सारे नियम एक्सप्लेन कर दें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए न्यूटन्स के लॉ एक्सप्लेन करते हैं, ये सच बात है, लेकिन सारे नियमों को एक्सप्लेन करें ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा, नोट करके लिखा है मैंने, लेकिन जरूरी नहीं न्यूटन के नियम सारी प्रकृति को एक्सप्लेन कर सके। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात आती है, मैग्नेटिक फोर्स की बात आती है, वहां न्यूटन के क्या परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तन को हम देखना चाह रहे हैं। तो उन परिवर्तन के लिए हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब है यहां पर हमारे 2 पॉइंट चार्ज हैं, Q1 और Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो r है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच लगने वाला फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, आर इज यूनिट वेक्टर। ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा एक पॉइंट चार्ज मोशन कर रहा हो, गति कर रहा हो, तब क्या परिवर्तन होगा, उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो ये तो क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। दूसरी हम बात करते हैं, ये एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो होती है और करंट फ्लो होने के कारण एक फील्ड उत्पन्न हो जाता है जिसकी वैल्यू है V इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। एक बल ये होता है किसी तार में जब करंट फ्लो होती है उस कंडीशन में V बराबर म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R के बराबर होगा। नेक्स्ट, अगर हम किसी मैग्नेट को गति कराएं, यानी मैग्नेट में रिलेटिविस्टिक मोशन करें और उस रिलेटिविस्टिक मोशन के कारण एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं, यानी F बराबर Q V क्रॉस V। तो ये क्या है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो की जाती है और करंट फ्लो करने का मतलब है एक इंडक्शन उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण एक फ्लक्स परिवर्तन होता है, वो होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो ये सभी परिवर्तन हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया या एक जगह एक्सप्लेन कर दिया, जिन्होंने एक्सप्लेन किया उनका नाम है मैक्सवेल। इन सभी लॉ को एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करने के बाद मैक्सवेल ने इक्वेशन दी जिन्हें हमने मैक्सवेल इक्वेशन कहा। मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो मैक्सवेल इक्वेशन हमारी क्या, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी डेल ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डाइवर्जेंस है हमारा। इक्वेशन नंबर 2 डेल ई, यानी कि हमारा क्रॉस वेक्टर है जिसको हम कहेंगे कर्ल, इज इक्वल टू माइनस डेवर V अपॉन डेवर T। और थर्ड इक्वेशन थी हमारी डाइवर्जेंस V इज इक्वल टू 0, ये थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर है हमारी कर्ल V इज इक्वल टू म्यू 0 J प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट डेवर E अपॉन डेवर T। तो ये मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन एक्सप्लेन की जिन्हें हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन में क्या है, गॉस लॉ है, फैराडे लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर करंट लॉ है, ये सभी मिलाकर इन्होंने इक्वेशंस को एक्सप्लेन कर दिया जिन्हें हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। जब इन मैक्सवेल्स इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, हमने सॉल्व किया, उस कंडीशन में हमको एक नया रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी कि सॉल्व मैक्सवेल्स इक्वेशन। डेल स्क्वायर ई बराबर म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर V अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 2 3
और 4, ये 4 इक्वेशन क्या थी हमारी? मैक्सवेल की इक्वेशन थी। इन मैक्सवेल की इक्वेशन से हमको ये 2 इक्वेशन मिल गई और इन दोनों इक्वेशन को हमने इन इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लिया। आप जानते हैं एक जनरल इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन की इन दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन कर दे, तुलना कर दे, उस कंडीशन में v बराबर 1 अपॉन यानी कि v स्क्वायर बराबर 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट और v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ये हमको मिलता है। अगर म्यू 0 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लगा दें, उस कंडीशन में इसका जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू मिली थी, इस वैल्यू को मिलने के बाद ये पता चल गया कि जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो लाइट वेलोसिटी यानी कि जो निर्वात में, जो वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से मोशन करती हैं। इसलिए इसको v को हमने क्या कह दिया? c। तो c बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस कंडीशन में हमने इन वेव को, जो वेव्स थी, उन वेव को हमने क्या कह दिया? उनको हमने कह दिया वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, तब हमारी ये वेव इक्वेशन फाइंड हो गई, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। क्योंकि ये लाइट वेलोसिटी, निर्वात में जो लाइट वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी से मोशन करती हैं, वो वेलोसिटी के बराबर इनकी वेलोसिटी प्राप्त हो गई। इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाइट की वैक्यूम में वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्राप्त होनी चाहिए, या इतनी प्राप्त हुई। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के अनुसार जो हमने मैक्सवेल इक्वेशन निकाली, उन मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो लाइट की वेलोसिटी है वैक्यूम में, उसकी वैल्यू इतनी प्राप्त होनी चाहिए। ये मैक्सवेल का रिजल्ट आया। लेकिन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहती है? वो ये कहती है कि फ्रेम एस गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स माइनस बी या एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी। अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट का जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमको ये वैल्यू फाइंड होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश, इन दोनों फ्रेम के लिए गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार पार्टिकल की वेलोसिटी फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश में अलग अलग प्राप्त होती है। यानी कि v डैश, वी एक्स डैश और वी एक्स की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन के अनुसार या मैक्सवेल के लिए किसी एक फ्रेम के लिए एक ही रिजल्ट प्राप्त होता है। अर्थात मैक्सवेल इक्वेशन किसी एक फ्रेम के लिए मान्य है। अर्थात
हम ये कह सकते हैं कि सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए मैक्सवेल की इक्वेशन की वैल्यू जो है वो समान नहीं हो सकती है, लेकिन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये कहती है कि उनके जो फ्रेम है एस और डैश, उन दोनों में वैल्यू एक समान होती है। वो तो कहती है एक समान होती है, लेकिन मैक्सवेल ये कहती है कि एक फ्रेम के लिए ही एक वैल्यू मान्य होगी, नहीं एक रिजल्ट प्राप्त होगा। इस कंडीशन के अनुसार हमने देखा कि जो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमने प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल में ही हमने महसूस किया फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश में। यदि हम फ्रेम में एस में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, या फ्रेम एस डैश में कोई परिवर्तन या कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस समय उन प्रैक्टिकल में का जो रिजल्ट होगा उनमें कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है, इससे क्लियर हो जाता है कि चाहे आप फ्रेम एस में हैं चाहे फ्रेम एस डैश में, आप ये पता नहीं कर सकते, आप ये नहीं जान सकते कि आप फ्रेम एस में प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फ्रेम एस डैश में। ये चीज क्या कहती है? गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन कहती है, न्यूटन्स लॉ कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि ये कहती है कि चाहे फ्रेम एस में है चाहे फ्रेम एस डैश में है, कोई भी परिवर्तन हो रहा है, आप उन परिवर्तन को आप महसूस नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप किस फ्रेम में, ये आप पहचान ही नहीं सकते। ये कहती है गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लेकिन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग जो मैक्सवेल्स की इक्वेशन हमने प्राप्त की, उन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं, उस प्रैक्टिकल में ऐसा लगता है कि एक फ्रेम के लिए एक रिजल्ट प्राप्त होगा और दूसरे फ्रेम के लिए दूसरा रिजल्ट प्राप्त होगा। ये मैक्सवेल इक्वेशन कहती है। मैक्सवेल इक्वेशन कहती है एक फ्रेम के लिए एक रिजल्ट और दूसरे फ्रेम के लिए दूसरा रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत अपरिवर्तित नहीं होती हैं। क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के तहत अपरिवर्तित नहीं रहती हैं। तो ये तो था हमारा मैक्सवेल और गैलेनियन का रिजल्ट। इस रिजल्ट के अनुसार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू नहीं होती है, यानी कि जो मैक्सवेल की इक्वेशन है उन पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू नहीं होती है। तो ये कहा जा सकता है या तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है या फिर गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गलत है। यदि गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गलत है, उस कंडीशन में न्यूटन के नियम पर क्वेश्चन मार्क लगने लगता है। तो ये कहा जाता है कि अगर गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गलत हैं, तो जो न्यूटन के मैकेनिक्स नियम है क्या ये भी गलत हो सकते हैं? अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्या कहा जाए कि जो मैक्सवेल है वो सही है या लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो सही है या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसकी नई परिभाषा क्या है, वो क्या है, ये एक तर्क उत्पन्न हो गया। इस तर्क को कैसे अलग किया जाए वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थी। उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को लिए एक माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया, वहाँ पर डिस्कस किया गया। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लेक्चर के अनुसार हमने ये दर्शा दिया कि गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लो वेलोसिटी के लिए अप्लाई होती हैं और हाई वेलोसिटी के लिए अप्लाई नहीं होती हैं।